नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो टीवीएस ग्रुप के अंडर आता है। टीवीएस ग्रुप उसकी पेरेंट कंपनी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। और इस स्टॉक का 75% मार्केट शेयर है। 75% टू व्हीलर में है। 30 से 40% का मार्केट शेयर इसका फोर व्हीलर सेगमेंट में भी है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटेड है मार्केट में और कई सालों से कामकाज कर रहा है इस इंडस्ट्री में। तो आज के स्टॉक का नाम है हमारे व्हील्स इंडिया लिमिटेड। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो 3,200 करोड़ के आसपास है, जो कि 6 स्मॉल कैप बनाता है। कंपनी का सेक्टर देखें कामकाज में तो ऑटो एंसिलरी, इसका मतलब है ऑटोमोटिव के पार्ट्स बनाती है कंपनी। दो फैक्ट जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं हर स्टॉक के बारे में, तो व्हील्स इंडिया के 300 प्लस OEMs हैं। OEMs का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, टाटा, अशोक लेलैंड, टाटा के इंजन्स बनाने का राइट से व्हील्स इंडिया के पास है। तो OEM वही होते हैं कि ओरिजिनल इक्विपमेंट जो बनते हैं कंपनी के, वो व्हील्स इंडिया बनाएगी। दूसरा है कि इंडियन रेलवेज में अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ें तो पिछले साल 1800 कोचेस व्हील्स इंडिया ने सप्लाई करे थे इंडियन रेलवे में। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल का 25% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ इंडियन रेलवेज व्हील्स इंडिया पूरी करता है। और ये रेकरिंग चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम ऑर्डर है, ये रेकरिंग चीज़ है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। लोकेशंस की बात करते हैं तो कंपनी के ओवरऑल 9 लोकेशंस है, जिसमें से 4 तमिलनाडु में है, 2 महाराष्ट्र में है, एक हरियाणा में है, एक यूपी में है और एक देहरादून में है। रेवेन्यू स्प्लिट की अगर हम बात करें तो 85% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन डोमेस्टिकली यूज होता है और वहीं 15% इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है। कंपनी का एक अपकमिंग प्लांट भी है मंबातु, आंध्र प्रदेश में। OEMs की अगर हम बात करें तो यूरोपियन OEM, इसका मतलब है यूरोप की एक कंपनी है जिसका OEM व्हील्स इंडिया के पास है और ये सिंस 2006। OEM क्या होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। जापान का भी OEM है कंपनी के पास 2010 से, और जर्मनी का काफ़ी रीसेंट OEM मिला है इन्हें 2025 में। हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री अगर हम देखें तो कंपनी 1960 में शुरू हुई थी बाय TVS और ये चेन्नई में शुरू हुई थी। 1962 से 1968 के बीच कंपनी ने काफ़ी एक्सपैंड करा। 1962 में कमर्शियल व्हीकल्स में आई, 1966 में पैसेंजर व्हीकल्स में आई, 1968 में ट्रैक्टर सेगमेंट में भी आ गई ये कंपनी। जनवरी 3 1995 को कंपनी लिस्ट हुई थी BSE में विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर। 2000 की अगर हम बात करें तो 2000s में कंपनी अर्थ मूवर मार्केट में एंटर हुई। अर्थ मूवर मार्केट क्या होता है, जैसे JCB, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स आपने देखे होंगे माइनिंग सेगमेंट में यूज़ होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को अर्थ मूवर्स बोलते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना भी शुरू करा, और शुरू किन से करा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन रीजन से करा। 2005 में कैट ने व्हील्स इंडिया को अपने प्राइमरी ग्लोबल सप्लायर इलेक्ट करा, और कैट आपको पता है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज कंपनी है अर्थ मूवर सेगमेंट में, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। 2012 से 2015 के बीच कंपनी ने फ्रेश इशू रेस करा, जो कि एक्वायर्ड करा बाय टाइटन यूरोप, और ये क्या कितना एक्वायर्ड करा, 35.9%। 2019 में ये जो एक्विजिशन है ये 2019 में आके टाइटन ने आउट ऑफ 35 10%, क्लोज टू 10%, टू बी प्रिसाइज 10.4% ऑफ द स्टेक बेच दिया विद एन एक्सचेंज 135 CR में। तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। सेक्टर एनालिसिस की बात करते हैं तो अगर हम एक ट्रेंड देखें पिछले 2016 से लेके अभी तक का टिल दिस डेट, तो हम देख सकते हैं इंडिया में टू व्हीलर का सेगमेंट हमेशा ग्रो ही हुआ है। यहाँ आप 2016 में राइज देखिए और 2025 में रिसेंट में आप देख सकते हैं, आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि डिमांड बड़ी है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए ये ऑरेंज लाइन, ये एक तरीके से आफ्टर मार्केट की मार्केट वैल्यू है। कि मानिए आप कोई गाड़ी लेते हैं, आपने उसमें मॉडिफिकेशंस करवाए हो, अपने शोरूम से नहीं हो, आपने किसी थर्ड पार्टी ऐसे ही किसी दुकान से करवाए, तो उसे आफ्टर मार्केट बोलते हैं। कि आपने खरीदने के बाद कहाँ कहाँ कुछ अपग्रेड करवाया, तो आफ्टर मार्केट का भी सेगमेंट बूम हुआ है कंपेयर टू 2016 से टिल दिस टाइम। आज के इस समय में ट्रैक्टर सेगमेंट ने 10 लाख रिटेल यूनिट्स का सेल किया है, जो कि फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे समझते हैं। इंडिया का व्हील मार्केट आप देखिए 2020 में व्हील मार्केट की पोजीशन 3 बिलियन के आसपास है, जो कि करेंटली अगर हम देखें तो क्लोज टू 6 to 7 बिलियन पे लाई करता है। और वहीं वो एक्सपेक्टेड है बाय 2030 टू रीच क्लोज टू 8 to 9 बिलियन। ऑब्वियसली अगर आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि इंडिया का टू व्हीलर या ऑटोमोटिव सेक्टर बढ़ रहा है,
तो व्हील्स की भी डिमांड उसी हिसाब से बढ़ेगी। और उसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटीज में भी कामकाज कर रही है। इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। कंट्रीज लाइक चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज क्या करती हैं, ये बहुत ही मास स्केल में स्टील बनाती है और वही स्टील वो फिर एक्सपोर्ट करती है। जिससे क्या होता है, मानिए चाइना ने इंडिया में एक्सपोर्ट करा तो इंडिया के प्राइजेस, इंडिया का स्टील मार्केट काफ़ी हिल जाएगा, क्योंकि चाइना काफ़ी लो प्राइजेस में ऑफर करती है चीज़ें, क्योंकि वो बल्क में बनाती हैं। और वहीं इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स उतनी चीपली वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ जाएंगे और डोमेस्टिक यूसेज काफ़ी कम हो जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ इम्पोज कर रही है। इससे क्या होगा, डोमेस्टिकली डिमांड ग्रो होगी। अब यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये चार्ट में आप डिक्लाइन देख रहे हैं। तो ये डिक्लाइन किस चीज़ का है, डिक्लाइन इन इनपुट कॉस्ट, कि स्टील का इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है, स्टील बनाने में प्राइस कम लग रहा है। और वहीं यहाँ पे येलो लाइन आपको एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट करती है और ग्रीन लाइन आपको प्लास्टिक रिप्रेजेंट करती है। तो मोर और लेस हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इन सब की इनपुट कॉस्ट में गिरावट हमें दिख रही है। अब मैं थोड़ा सा अगर जूम कर सकता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा, इंडिविजुअली ये चारों चार्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ। ये IC टू EV शिफ्ट ये क्या है, यहाँ ग्रीन लाइन देख सकते हैं। इसका मतलब है इंडिया में ये ग्रीन लाइन EV रिप्रेजेंट कर रहा है। तो EV 2020 में 0 था और बाय 2030 ऐसा एक्सपेक्टेड है कि क्लोज टू 20 से 40 के बीच EV की डिमांड रहेगी। और वहीं ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव्स, जिसमें इंजन पेट्रोल्स यूज होते हैं। तो ये ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये बता रही है कि बाय द टाइम 2020 से कंपेयर टू टिल दिस टाइम ये डिक्लाइन हुआ है ये ट्रेंड, और 2030 में ये ट्रेंड और डिक्लाइन होता दिख रहा है। अब यहाँ पे स्टील और अलॉय का मिक्स हम यहाँ देखते हैं। अगर आपको नहीं पता तो टायर्स या टायर्स के रिम्स जो होते हैं वो दो तरीकों से बनते हैं, या तो वो स्टील के बनते हैं या तो वो अलॉयस के बनते हैं। स्टील के बनाने में थोड़े महंगे होते हैं, अलॉयस के बनाने काफ़ी आसान होते हैं और काफ़ी कॉस्टिंग उनकी कम लगती है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा स्टील कब यूज़ होता है, अलॉयस कब यूज़ होते हैं। तो जितने भी EV वाली कंपनीज हैं या EV वाली गाड़ियां हैं वो सारी अलॉयस यूज़ करती हैं, क्योंकि अलॉयस लाइट वेट होती हैं तो गाड़ी में प्रेशर कम लगता है। और वहीं जो ट्रेडिशनल कार्स होती हैं, जैसे ICE के अंडर जो ट्रेडिशनल कार्स आती हैं वो सारी स्टील यूज़ करते हैं। तो हम ये थोड़ा सा करस्पॉन्ड कर सकते हैं कि जैसे जैसे EV का डिमांड सर्ज हो रहा है, अलॉय का भी डिमांड सर्ज होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर्स क्लोज टू 58.3% होल्ड करते हैं विथ नो प्लेज। ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, कंपनी में कोई प्लेज नहीं है। रिटेल की बात करें तो 30.9% रिटेल की होल्डिंग है। DIIs 9.64% की होल्डिंग रखते हैं और FIIs 1.15% की। प्रमोटर्स में अगर हम बड़े प्रमोटर्स का नाम ले तो TS सनातनम फैमिली एंड प्राइवेट लिमिटेड ये होल्डिंग रखती है 30.3% का। और वहीं नेक्स्ट बिग होल्डिंग सुंदरम फाइनेंस, इनकी होल्डिंग भी क्लोज टू 23.8% है। अब हम दो चार चीज़ें बताते हैं कि इन रिसेंट क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या हलचल हुई है स्टॉक में। तो फरवरी 2014 में कंपनी ने सबसे पहला राइट इशू करा था। अगस्त 2018 में कंपनी ने बोनसेस अनाउंस करे थे। फरवरी 2025 में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा और फरवरी 2026 में दिस वेरी रिसेंट कंपनी ने वापस डिविडेंड अनाउंस करा। फंडामेंटल्स में अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल्स में अगर हम PE पहले देखें तो व्हील्स इंडिया का PE अगर हम करेंटली देखें तो 22.3 है, जो कि अगर हम सेक्टर का PE देखें तो 29.7 है। अब हम इसे कंपेयर कैसे करेंगे, एवरेज व्हील्स इंडिया का PE 15 से 26 के रेंज में रहता है, जो कि करेंटली भी इसी रेंज के अंदर है। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 15 से 25 की रेंज में रहता है, जो कि क्लोज टू इसके अंदर ही है। तो अकॉर्डिंग टू PE ये ना ही अंडर वैल्यू है ना ये ओवर वैल्यूड है, ये करेक्टली वैल्यूड है। PEG की बेसिस में अगर हम देखें तो हम पिछले 3 साल का PEG देखें तो 1.96 आता है, 5 साल का PEG देखें तो 1.13 आता है। दोनों ही बेसिस में ये ओवर वैल्यू है। बट ऑटो एंसिलरी सेक्टर थोड़ा सा हाई एंड साइड में काम करता है, इसलिए हमें ये चीज़ें अपने एंड में ध्यान रखनी पड़ेगी। इंट्रिंसिक प्राइस की अगर हम बात करें, हमने PE मेथड यूज़ करा है क्योंकि PE मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ऑटो एंसिलरी सेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इंट्रिंसिक प्राइस हमारा 860 to 960 आ रहा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें तो 1400 है। तो थोड़ा सा हमें डाउन साइड आने का वेट करना पड़ेगा। डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो कंपनी काफ़ी डिविडेंड फ्रेंडली है। 2016 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है और 2025 टिल दिस टाइम कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो हम इस कंपनी को एज अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी रख सकते हैं। ऑन एन एवरेज कंपनी ने 28% का डिविडेंड दिया है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि ये डिविडेंड वाले चार्ट में
2021 में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई डिविडेंड्स दिए। तो इसका मतलब है 2021 में कंपनी ने कोई इनकम जनरेट नहीं करी और ना करने के बावजूद कंपनी ने इतना बड़ा डिविडेंड दिया। अब आप ये सोचिए, आपके पास 10 रुपए हैं, आपने उस 10 में से 5 रुपए किसी गरीब को दे दिए, तो आपने 50% डोनेट कर दिया एक गरीब को। और वहीं आपके पास है ही 5 रुपए और आपने 5 के 5 रुपए डोनेट कर दिए गरीब को, तो वो 100% दिखाएगा। तो बस ये वही फॉर्मूला है कि ये परसेंटेज में दिखा रहा है। इन एंड देन कंपनीज ने प्रॉफिट जनरेट करे, उसके कंपैरेटिवली अगर हम डिविडेंड देखें तो इतना प्रॉफिट बनता है। बट ये ऑरेंज वाले टाइम कंपनी ने कोई इनकम कमाया ही नहीं, तो अगर हम डिविडेंड का निकालें तो डिविडेंड इसलिए यहाँ स्काई रॉकेट करता है। सेल्स मार्जिन की अगर हम बात करें तो कंपनी की सेल्स 2014 यहाँ पे मार्क नहीं है, बट 2014 में 1800 करोड़ के आसपास थी, क्लोज टू दिस, जो कि आज के टाइम 4,500 करोड़ के आसपास है। तो आप यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देख सकते हैं। बट एक चीज़ है, मार्जिन मोर और लेस साइडवेज है। ये सिंस साइक्लिकल इन नेचर रहता है तो थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ता है कि 4 साल कंसोलिडेटेड रहेगा, फिर 6 महीने या 8 महीने बूम फटेगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेटेड रहेगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। हमने एनालाइज करा था तो इनकम बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रहा है कंपनी का, बट मार्जिन मोर और लेस साइडवेज ही है। ईपीएस की अगर हम बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो कंपनी का ईपीएस 2014 में क्लोज टू 12 था, जो कि टिल दिस टाइम अगर हम देखें तो 63.44 हुआ है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखी है ईपीएस के मेट्रिक में। ये बहुत सीवियर डैमेज हुआ था 2021 में, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, ये डिविडेंड वाले पार्ट में, कि कोई इनकम ही नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 0 दिख रहा है। डेट टू एसेट की बात करें या डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी के पास क्लोज टू 720 से 740 करोड़ का डेट है, अगेंस्ट एसेट्स ऑफ 3100 करोड़ और अगेंस्ट इक्विटी 920 करोड़। अगर हम डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करें, माफ कीजिएगा, डेट टू एसेट कैलकुलेट करें तो 0.23 बैठता है, और डेट टू इक्विटी अगर हम देखें 0.79 आता है, ये भी 1 से कम है। तो हम इसे गुड या थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में रख सकते हैं, उतना रिस्की हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे। कैश फ्लो की अगर हम बात करें, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर हम देखते हैं तो कंपनी के इन्वेंट्री डेज रिड्यूस हुए हैं 122 2021 में, और वहीं 88 डेज 2025 में। अगर आपको इन्वेंट्री डेज नहीं पता तो मान लीजिए आप एक राशन की दुकान चलाते हैं, आपके पास 10 कोलगेट के पैकेट आए और वो 10 कोलगेट के पैकेट एक हफ्ता मतलब 7 दिन में बिक गए। बट अगले महीने आपने वही 10 कोलगेट मंगाए, बट वो 10 कोलगेट 7 दिन की जगह 10 दिन में बिके। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री में काफ़ी लंबे टाइम तक इन्वेंट्री में 3 दिन एक्स्ट्रा रहे, तो वही इन्वेंट्री जितनी जल्दी शफल होगी, जितनी कम रहेगी, उतना अच्छा रहेगा। कैश कन्वर्जन की बात करें तो कैश कन्वर्जन भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, फ्रॉम 60 डेज टू 22। ये काफ़ी ड्रास्टिक इंप्रूव नंबर्स हैं ये। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें अच्छी लग रही है, इसलिए हम इसे A+ रैंक देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो केपेक्स कंसिस्टेंटली हाई है, एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी ने 2019 के बाद से। 2025 की बात करें तो 2025 ने अलोन 250 करोड़ प्लस का केपेक्स देख लिया है। अभी और भी 6-7 महीने बच रहे हैं, बट फिर भी कंपनी ने 250 करोड़ का केपेक्स कर दिया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास डेट काफ़ी लो है कंपैरेटिवली। इन्वेंट्री डेज जैसे मैंने आपको बताया इंप्रूव हुए हैं 122 से 88 डेज तक। इंटरेस्ट रीपेमेंट एक शॉकिंग भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा डाउनसाइड भी बोल सकते हैं, कि इंटरेस्ट रीपेमेंट इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है कि वो बहुत बार प्रॉफिट्स को बीट कर देता है। इसका मतलब है कि मानिए आपने 100 रुपये का लोन लिया और उसको आप चुका रहे हैं और इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपको, तो वो इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको टोटल अमाउंट ऐसा 12 रुपये देना पड़ रहा है, बट बहुत बार आपका फिट ही 7 से 8 रुपये हो रहा है। तो वही चीज़ है कि बहुत बार कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, बट इंटरेस्ट ऑन द डेट इज मोर। तो ये थोड़ी कंसर्निंग पार्ट हो सकती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर। पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो पीयर कंपैरिजन में हम 1-on-1 कंपेयर नहीं कर सकते व्हील्स इंडिया को SSWL, एनकाई, सुंदरम से। ये हम 1-on-1 कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी छोटा सेक्टर है, और सिंस टीवीएस ग्रुप का पार्ट है तो यही नाम काफ़ी है। बट फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बताता हूँ कि व्हील्स इंडिया मुझे क्यों अच्छा लग रहा है कंपेयर टू अदर्स। व्हील इंडिया का आप डोमिनेशन देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट स्प्लिट से। 76% लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, मतलब आपका जो स्कूटी वो सब चीज़ें होती हैं। 52% इंटरेस्ट इन ट्रैक्टर्स, 36% इंटरेस्ट इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, 34% इंटरेस्ट इन पैसेंजर व्हीकल्स। और इसमें मैंने अर्थ मूविंग व्हीकल्स तो इंक्लूड नहीं करी हैं, तो आपको वो चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम की कस्टमर्स देखें तो
कैट इंडिया, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा महिंद्रा, मारुति सुजुकी, और ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है और इनमें काफ़ी बड़े बड़े नाम भी हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी एक सेफ नेट देती है किसी इन्वेस्टर को। व्हील्स इंडिया व्हील्स के साथ साथ एयर सस्पेंशन फॉर लग्जरी बसेस, फैब्रिकेशन, विंड मिल्स, एनर्जी प्रोडक्शन में भी कामकाज कर रही है। वो अपने सोर्स ऑफ इनकम्स को डाइवर्स करने का ट्राई कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कि कंपनी व्हील्स के साथ साथ एयर सस्पेंशन, एनर्जी जनरेशन, फैब्रिकेटेड, और जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन रेलवेज में भी कामकाज है। तो जितना डाइवर्स कंपनी बना रही है अपने आप को, उतना ही अच्छा होगा उनके लिए। कॉन कॉल की बात करते हैं। इनका कॉन कॉल लास्ट हुआ था 15 मई 2026 में। तो वहाँ क्या क्या बात हुई हम डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यू ग्रू बाई 21.7% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है 42% से। मैनेजमेंट बता रही है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड वो फील कर रही है फॉर कंस्ट्रक्शन टायर्स फ्रॉम यूएस। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। विंड मिल कंपोनेंट्स की भी डिमांड कंपनी ने फील करी है फ्रॉम यूरोप। ये भी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि एक्सपोर्ट जितना हो रहा है हमें उतना ही रुपी आर्बिट्राज की वजह से ज़्यादा कमा पाएंगे। और एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है कंपनी का बाई 20% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और कंपनी प्लान कर रही है केपेक्स 250 करोड़ का, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, विथ वन सिंगल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। और वो 100 करोड़ किस लिए है? विंड मिल सेगमेंट। आप मानिए ना मानिए, कंपनी धीरे धीरे एनर्जी सेगमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन सेगमेंट में घुस रही है। व्हील्स इंडिया ने एक एमओयू साइन करा है विद टॉपी इंडस्ट्री, जहां पे 7 लाख व्हील्स पर ईयर की एग्रीमेंट साइन हुई है। WCWL एक सब्सिडरी है व्हील्स इंडिया की, जिसने फुल ईयर प्रॉफिट अनाउंस करा है विद देयर लार्जेस्ट कस्टमर मारुति सुजुकी। तो आप नाम्स के एसोसिएशन भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं व्हील्स इंडिया के। और व्हील्स इंडिया ने करेंटली 32.65% का स्टेक खरीदा है एनर्जी सोलार वन प्राइवेट लिमिटेड में। तो आप ये सोच सकते हैं कि कंपनी, जैसे मैंने बताया, टीवीएस ग्रुप की है, 76% पेनिट्रेशन है। तो इसी के साथ साथ कंपनी एनर्जी प्रोडक्शन में भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। तो इसी के साथ हमारी यही वीडियो ख़त्म होती है। और जाने से पहले मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, कोई भी मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 लीजिए। एंड थैंक यू।